हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हम समझेंगे शेरी बी ऑर्टनर का एक पेपर, इज फीमेल टू मेल एज नेचर इज टू कल्चर। इस पेपर को तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं बहुत सिंपली और इजीली आपको समझाऊं। तो बिना किसी वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं जानने से क्या है मेन प्रॉब्लम। देखो, एंथ्रोपोलॉजी यानी ह्यूमंस का स्टडी ये एक क्रिएटिव चैलेंज फेस करता है। एक तरफ ये बताता है कि सब ह्यूमंस में क्या कॉमन होता है, यानी यूनिवर्सल्स। दूसरी तरफ ये समझाता है कि हर कल्चर में क्या अलग होता है, यानी कल्चरल पर्टिकुलर्स। ये एक बड़ी चैलेंज है, अलग अलग कल्चर में वुमेन के साथ कैसा व्यवहार होता है ये बताना। ठीक है, अभी यूनिवर्सल ट्रूथ में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, मैं बताता हूँ। हर सोसाइटी में, दुनिया के किसी भी कोने में वुमेन को मेन से कंपैरिजन में लोअर स्टेटस दिया जाता है। ये एक ट्रू यूनिवर्सल है। ये हर सोसाइटी, हर सिस्टम में होता है। लेकिन दिक्कत यहां से शुरू होती है। देखो, जबकि ये लोअर स्टेटस यूनिवर्सल है, लेकिन हर जगह वुमेन के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार होता है, यानी बिहेवियर होता है। अलग कल्चर में वुमेन के लिए अलग सोच होती है। कभी कभी तो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज होते हैं। रोल्स, पावर और रिस्पेक्ट भी कल्चर और टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी ये इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी को ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। पहला, वुमेन को यूनिवर्सली सेकंड क्यों ट्रीट किया जाता है, और दूसरा, हर कल्चर में वुमेन के ट्रीटमेंट में इतना फर्क क्यों होता है। अभी देखो, यहाँ पे जो राइटर है यानी शेरी बी ऑर्टनर, राइटर का क्या गोल है। देखो, राइटर रियल चेंज चाहता है। ऐसी दुनिया जहां वुमेन अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सके, जैसे मेन करते हैं। लेकिन क्योंकि सभी टाइप की सोसाइटीज, रिच हो या पोर, सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, सब जगह वुमेन को सेकेंडरी माना जाता है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम बहुत डीप और स्टबन है। ये प्रॉब्लम सिर्फ जॉब्स और रोल चेंज करके या पूरी इकोनॉमी बदल के भी सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी ये शेरी बी ऑर्टनर का जो पेपर है, तो शेरी बी ऑर्टनर इस पेपर में क्या करता है, वो दिखाता है कि कल्चर का लॉजिक क्या है जो वुमेन को इंफीरियर मानता है। वो समझाता है कि ये लॉजिक इतना कन्विंसिंग क्यों लगता है, लोग इस पे विश्वास क्यों करते हैं। सोशल और कल्चरल रूट्स ढूंढना है इस लॉजिक से, और होप भी ढूंढना है कि कैसे ये सोच चेंज हो सकता है। तो ये है इस पेपर का मेन मोटो। ओके दोस्तों, मैं आपके लिए थिंग्स थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ एक एग्जांपल से। ठीक है, आप चाइनीज कल्चर का एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो टेविस्ट एक चाइनीज कल्चर है, ऑब्वियसली मुझे भी उतना नहीं पता। तो टेविस्ट बिलीफ में इन इन यानी फीमेल और यांग यानी मेल, इन दोनों को इक्वल और बैलेंस माना जाता है। तो लगता है जैसे मेन और वुमेन को बराबरी का रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन लेकिन फैमिली स्ट्रक्चर में चाइना में पेट्रिलिनियल सिस्टम है। सिर्फ बेटा फैमिली का नेम आगे बढ़ाता है और फादर के पास ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। तो हमें यह लगता है कि ये तो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। लेकिन रियल लाइफ में वुमेन काफी कुछ करती है और रियल इन्फ्लुएंस भी रखती है, चाहे ओपनली ना दिखाया जाए। तो उनका एक हिडन स्टेटस भी होता है। और रिलीजन में, ठीक है, चाइनीज बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा वर्शिप्ड गॉड एक गॉडेस है, कुआन इन। ऐसा लग सकता है जैसे चाइना मेट्रियार्की हो। ठीक है, तो चाइना में आप देख सकते हो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। हम आप श्योर नहीं हो कि वो एक मतलब वो वुमेन को ज्यादा सपोर्ट करता है या मेन को। ठीक है, तो ये चीज दिखाता है कि ये टोटल चीज, ये कल्चर और सॉरी वुमेन और कल्चर और नेचर, ये सब कितने कॉम्प्लेक्स है। अभी धीरे धीरे आपके लिए थोड़ा सा इजी हो। ठीक है, किसी भी कल्चर में
वुमेन के पोजीशन को समझने से पहले हमें ये क्लियर करना चाहिए कि हम एग्जैक्टली किस चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि जो सरफेस पे दिख रहा है वो मिसलीडिंग हो सकता है और चीजें अंदर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, अभी देखो, राइटर ने इस प्रॉब्लम को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला, यूनिवर्सल स्टेटस ऑफ वुमेन एज सेकंड क्लास। देखो दोस्तों, हर सोसाइटी में वुमेन को लोअर स्टेटस दिया जाता है मेन के कंपैरिजन में। ठीक है, इस लेवल पर, इस लेवल 1 पे, मतलब यूनिवर्सल स्टेटस ऑफ वुमेन एज सेकंड क्लास, इस लेवल पर 3 मेन क्वेश्चन उठते हैं। पहला, ये सेकंड क्लास का मतलब क्या है? दूसरा, क्या प्रूफ है कि ये हर जगह होता है? और तीसरा, और आखिर ये होता ही क्यों है? ठीक है, ये लेवल एक बिग पिक्चर दिखाता है कि ये इशू सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर कल्चर में है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हम लेवल 2 में, जो कि है डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर। देखो, अलग अलग कल्चर के पास वुमेन को लेके अलग बिलीफ्स और सिस्टम होते हैं। इस लेवल पर एक स्पेसिफिक कल्चर में वुमेन का स्टेटस कैसा है ये स्टडी किया जाता है। ये काम जनरली एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, ये जो लेवल है, लेवल 2 यानी डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर, ये लेवल ये पूछता है ये पर्टिकुलर कल्चर ऐसा क्यों है। ठीक है, यानी हर ग्रुप के यूनिक फीचर्स को समझना। और फिर आता है हमारा लेवल 3 यानी रियल लाइफ रोल्स एंड वर्क ऑफ वुमेन। ये लेवल वुमेन के एक्चुअली डेली लाइफ वर्क, पावर और इन्फ्लुएंस को देखते हैं। बहुत बार जो कल्चरल बिलीफ्स है और जो वुमेन एक्चुअली करती है वो मैच नहीं करते। एग्जाम्पल देता हूं, आप समझ जाओगे। एक कल्चर बोल सकता है कि वुमेन कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करती है। ठीक है दोस्तों, फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अक्सर इस लेवल को स्टडी करते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं कि वुमेन ग्राउंड पे क्या कर रही है। ये लेवल रियलिटी ऑन द ग्राउंड पर फोकस करती है, चाहे कल्चर कुछ और ही क्यों ना कहता। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो 3 लेवल है, इन 3 लेवल्स में ये जो हम पेपर पढ़ रहे हैं, शेरेबी ऑटनर का जो पेपर पढ़ रहे हैं, ये पेपर किस पर फोकस करता है? तो ये पेपर मेनली लेवल 1 पर फोकस करता है कि यूनिवर्सली हर सोसाइटी में वुमेन को कम इंपॉर्टेंट माना जाता है। राइटर्स बहुत सारे कल्चर्स का डिटेल्ड डाटा नहीं देता। उनका फोकस ये समझाना है कि कल्चर का सिस्टम ही कैसे काम करता है। ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा ऑब्वियसली कि अगर हम सिर्फ लेवल 1 और लेवल 1 के बारे में पढ़े तो लेवल 2 और लेवल 3 का बारे में क्या होगा? तो देखो, लेवल 2 क्या था दोस्तों? लेवल 2 था कल्चर्स के बीच का डिफरेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन उसमें बहुत सारी क्रॉस कल्चरल रिसर्च चाहिए। इसलिए राइटर बोलता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और पेपर में। और जो लेवल 3 है यानी रियल लाइफ रोल्स ऑफ वुमेन, ये जो लेवल 3 है यानी रियल लाइफ रोल्स ऑफ वुमेन, इस लेवल पे फोकस नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि राइटर कहती है सिर्फ ये देखना कि वुमेन क्या काम कर रही है बिना समझे कि कल्चर उन्हें कम क्यों मानता है, ये गलती है। ठीक है, तो इसलिए राइटर लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में इस पेपर में बात नहीं करती। ठीक है, तो राइटर कहता है कि जब हम डीप कल्चरल आइडियाज को नहीं समझेंगे, जो वुमेन की रियल पावर को इग्नोर या डीवैल्यू करते हैं, तब तक हम उनके रियल लाइफ कंट्रीब्यूशन को सही से अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी एक सब टॉपिक पे चलते हैं जो कि है द यूनिवर्सलिटी ऑफ फीमेल सबऑर्डिनेशन। तो मैं इजीली समझता हूं आपको ऑब्वियसली। तो यहाँ पे राइटर पूछता है
ठीक है, ये राइटर के वर्ड्स है। मैं जब कहता हूं कि हर कल्चर में वुमेन को मेन से कम इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं? ये क्वेश्चन राइटर पूछता है। देखो, सबसे पहले इस बात का प्रूफ कैसे मिलेगा? राइटर कहता है कि हम 3 तरह से कल्चरल डेटा देख सकते हैं। पहला, कल्चरल बिलीफ्स एंड स्टेटमेंट्स। ये होते हैं उन आइडियाज और ओपिनियंस का सेट जो क्लियरली कहता है कि वुमेन कम इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग वुमेन के बारे में कैसे बात करते हैं, उनका रोल, उनका काम, उनकी जिंदगी, इन सब को अक्सर कम वैल्यूएबल माना जाता है मेन के कंपैरिजन में। एग्जांपल देता हूं, अगर एक कल्चर कहता है कि मेन का काम वुमेन के काम से ज्यादा प्रेस्टिजियस है, तो ये एक क्लियर एविडेंस है। ठीक है। दूसरा, सिंबॉलिक मैसेजेस। ये होते हैं इनडायरेक्ट साइंस जो दिखाते हैं कि वुमेन को इंफीरियर माना जा रहा है। एक बड़ा एग्जांपल है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेमेंट। जैसे महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के दौरान अनक्लीन माना जाता है। डायरेक्टली नहीं कहते कि वुमेन कम है, लेकिन सिंबल्स के थ्रू ये बात इंप्लाई होती है। और तीसरा है सोशल स्ट्रक्चर्स, यानी रूल्स एंड सिस्टम्स। ये होते हैं एक्चुअल रूल्स या सिस्टम्स जो वुमेन को पावरफुल एरियाज से बाहर रखते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो, अगर वुमेन किसी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी का या किसी पावरफुल रिलीजियस ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकती, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इनइक्वालिटी का। तो ये जो मैंने आपको 3 तरीका बताया, इन 3 में से कोई भी एक हो तो काफी है ये देखने के लिए कि वुमेन को कम माना जा रहा है। कभी कभी किसी किसी कल्चर में ये तीनों एक साथ भी होते हैं, लेकिन एक भी हो तो वो कल्चर में फीमेल सबऑर्डिनेशन दिखाता है। मैं आपको फिर से एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, तो हम एक क्रो ट्राइब का एग्जांपल लेंगे। ये एक रियल एग्जांपल है। ठीक है, क्रो ट्राइब जो एक नेटिव अमेरिकन ग्रुप है। ये माना जाता है कि क्रो लोग वुमेन को ज्यादा पावर देते हैं। वुमेन कुछ रिलीजियस रिचुअल्स लीड करती है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में पार्ट लेती है, डॉक्टरिंग या विजन सीकिंग जैसे स्पिरिचुअल काम भी करती है। सुन के लगता है ना कि ये कल्चर से इक्वल है, राइट? लेकिन यहाँ भी लिमिट्स है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम वुमेन इंफीरियर हॉर्सेस पे राइड करती थी। उन्हें वार जाने वाले मेन के लिए डेंजरस माना जाता था। उन्हें सीक्रेट चीजों के पास आने भी नहीं दिया जाता था। सबसे सीक्रेट ऑब्जेक्ट, एक स्पेशल हीलिंग डॉल को वुमेन कभी कभी छू नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती। तो चाहे वुमेन के पास कुछ पावर्स थी, लेकिन उन्हें हाईएस्ट सीक्रेट लेवल से हमेशा दूर रखा गया। ठीक है, ये पैटर्न कॉमन है। वुमेन को थोड़ा पावर दिया जाता है, लेकिन जब बात हाईएस्ट लेवल की होती है, जैसे वार या सीक्रेट पावर, तो उन्हें बाहर रख दिया जाता है। राइटर कहता है, अब हमें बार बार ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वुमेन को इंफीरियर माना जाता है। ये तो ऑलरेडी क्लियर है। अब देखो, जो लोग डिसएग्री करते हैं उन्हें एक रियल काउंटर एग्जांपल देना होगा, और अब तक किसी ने नहीं दिया। वुमेन का लोअर स्टेटस सिर्फ उनके काम पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है काफी डीप कल्चरल आइडियाज, सिंबल्स और रूल्स पर। चाहे वुमेन के पास पावर हो, लेकिन हर कल्चर में कहीं ना कहीं उन पर लिमिट जरूर होती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलता है, जो कि है नेचर एंड कल्चर। देखो, यहाँ पे मेन इशू क्या है? राइटर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया के हर कल्चर में वुमेन को क्यों कम इंपॉर्टेंस समझा जाता है। क्या रीजन नहीं है, मतलब क्या रीजन नहीं है राइटर के हिसाब से? देखो, कुछ लोग बोलते हैं मेन नेचुरली डोमिनेंट होते हैं और वुमेन
नेचुरली लोअर पोजीशन में खुश रहती है, लेकिन राइटर इस व्यू को रिजेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी जिसका नाम है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन अब सीरियसली एक्सेप्ट नहीं की जाती बाय मोस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। हाँ, ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, लेकिन ये डिफरेंसेस तभी बेटर और वर्स बनते हैं जब उनको कल्चर डिफाइन करते हैं, नॉट नेचर। तो एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है? राइटर कहता है, चलो उन यूनिवर्सल फैक्ट्स को देखते हैं जो हर कल्चर में कॉमन होते हैं। जैसे हर इंसान के पास बॉडी और माइंड होता है, सबको जन्म लेना और मरना पड़ता है, सभी सोसाइटी में रहते हैं और एक कल्चर को फॉलो करते हैं, सबको नेचर के साथ डील करना पड़ता है टू सरवाइव। तो इनसे ही हम एक रीजन निकाल सकते हैं कि हर जगह वुमेन को लोअर क्यों माना जाता है। देखो, इस थीसिस में यानी इस पेपर में राइटर का मेन आइडिया, ठीक है, जो राइटर का मेन जो बात है वो अभी हम जानेंगे। हर कल्चर में वुमेन को सिंबॉलिकली नेचर के साथ एसोसिएट किया जाता है और नेचर को कल्चर से लोअर माना जाता है। ठीक है, आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, चलो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं इस चीज को और जानते हैं। पहला, नेचर और कल्चर क्या है? नेचर वो नेचुरल वर्ल्ड जो हमें मिलता है, यानी बॉडी, बर्थ, डेथ एटसेट्रा, और कल्चर वो सब जो हम बनाते हैं, लाइक लैंग्वेज, बिलीफ्स, रिचुअल, टूल्स। अभी देखो, कल्चर का काम होता है कंट्रोल करना नेचर को, चेंज करना नेचर को, और नेचर को एक सिस्टम और मीनिंग में कन्वर्ट करना। तो हर कल्चर के नजर में कल्चर नेचर से बड़ा होता है। चाहे नेचर और कल्चर क्लियरली अलग चीजें ना भी हो, फिर भी हर कल्चर उन्हें अलग ट्रीट करता है, स्पेशली ड्यूरिंग रिचुअल्स। तो अभी आप सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा था पढ़ने के टाइम, इसका वुमेन के साथ क्या लिंक है? राइटर कहता है, हर कल्चर में वुमेन को नेचर से ज्यादा क्लोज देखा जाता है और मेन को कल्चर के साथ ज्यादा देखा जाता है। तो जब कल्चर को सुपीरियर माना जाता है नेचर से, तो मेन यानी कल्चर को वुमेन से यानी नेचर से सुपीरियर माना जाता है। ये एक डीप सिंबॉलिक रीजन है जो बताता है कि वुमेन को हर सोसाइटी में क्यों कम मान्यता मिलती है। ठीक है, राइटर ये नहीं कह रहा कि वुमेन नेचर है, बल्कि वुमेन को नेचर के करीब देखा जाता है। देखो, वुमेन भी नेचर का पार्ट है, लेकिन उनका लिंक चाइल्ड बर्थ, इमोशंस, बॉडी जैसे नेचुरल चीजों से ज्यादा होता है। मेन को ज्यादा लिंक किया जाता है रिचुअल्स, कंट्रोल्स, रीजन जैसे कल्चरल एस्पेक्ट्स से, और इसी वजह से इवन जब वुमेन कल्चर में इंक्लूडेड होती है, उन्हें एक लोअर सिंबॉलिक स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, हो गया, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, और शेरी बी ऑर्डिनर के दिमाग में भी आया था, इसलिए उसने लिखा, व्हाई इज वुमेन सीन एज क्लोजर टू नेचर? ठीक है, तो इसे हम कुछ पॉइंट्स में सुनेंगे। पहला पॉइंट, वुमेन का बॉडी और रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिर्फ वुमेन ही कुछ नेचुरल बायोलॉजिकल फंक्शंस कर सकती है, जैसे मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। ये फंक्शंस डायरेक्टली स्पीसीज रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, यानी ह्यूमन लाइफ के आगे बढ़ना। तो एक फिलोसोफर है, एक थिंकर है, सिमन डे बीवर। ठीक है, तो डी बीवर का एक मेन आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो सिमन डे बीवर कहती है, द फीमेल इज मोर अ प्रे टू द स्पीसीज देन द मेल। आप समझे? मैं समझाता हूं आपको। मतलब वुमेन का बॉडी ज्यादा स्पीसीज के काम आता है,
रिप्रोडक्शन के लिए, ना कि उनके खुद के इंडिविजुअल वेलबींग के लिए। एग्जाम्पल देता हूं, आप समझ जाएंगे। नेचर का वुमेन के बॉडी को यूज करना, ठीक है। पहला, ब्रेस्ट वुमेन की हेल्थ के लिए डायरेक्टली जरूरी नहीं है, मेनली बेबी फीडिंग के लिए ही होता है ब्रेस्ट। दूसरा है ओवरीज, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो एग और यूटेरस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बॉडी में इम्बैलेंस भी क्रिएट करते हैं। तीसरा है मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल, अनकंफर्टेबल होता है, इमोशनल इफेक्ट भी पड़ता है। कई कल्चर में वुमेन को इस टाइम सोशली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। फिर चौथा है प्रेगनेंसी, वुमेन के न्यूट्रिएंट्स बेबी को जाते हैं जिससे वो वीक हो जाती है। और पांचवा है चाइल्ड बर्थ, दर्दनाक और कभी कभी डेंजरस होता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप समझना चाहो, वुमेन का बॉडी नेचर के लिए एक टूल बन जाता है स्पीशीज सर्वाइवल के लिए, उनकी खुद की हेल्थ के कॉस्ट। इसका कल्चर में मीनिंग क्या है? डी बेवर कहती है, वुमेन का बॉडी लाइफ को रिपीट करता है चाइल्ड बर्थ के थ्रू, जबकि मेन लाइफ के बियॉन्ड जाते हैं, इन्वेंशंस, कल्चर एक्सेट्रा क्रिएट करके। मेन के पास बिल्ट इन बायोलॉजिकल क्रिएटिविटी नहीं होती, इसीलिए वो एक्सटर्नल क्रिएशन में लगते हैं, जैसे कि टूल्स, आर्ट और साइंस। ये चीजें ट्रांसेंडेंट होती है, यानी नेचर के साइकिल से बाहर, ज्यादा परमानेंट, ठीक है। फिर एक और पॉइंट है आगे चलकर, मेल एक्टिविस्ट को ज्यादा प्रेस्टीज क्यों मिलता है? देखो, सोसाइटी में ज्यादा रिस्पेक्ट मेन के एक्ट्स ऑफ वार और हंटिंग को मिलता है चाइल्ड बर्थ से ज्यादा। क्यों? वारफेयर या हंटिंग को माना जाता है ट्रांसेंडेंटल, नेचर के ऊपर कल्चर और वैल्यूज से जुड़ा हुआ। चाइल्ड बर्थ जो लाइफ गिविंग है, उसे सिर्फ नेचुरल काम माना जाता है, कल्चरल नहीं, ठीक है। तो एक कोट है जो कि शेरी बी ने बताया है इस उनके ऐसे में, इट इज नॉट इन गिविंग लाइफ बट इन रिस्किंग लाइफ दैट मैन इज रेज्ड अबव द एनिमल। आप समझे? नहीं समझे तो थोड़ा समझने का कोशिश करना इस कोट को, ठीक है। अभी देखो, वुमेन को नेचर से जोड़ा गया है और मेन को कल्चर से। क्यों? देखो, हाँ, वुमेन को नेचर से ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड देखा जाता है उनके बॉडी की वजह से, लेकिन वुमेन भी एक कल्चरल बीइंग है। वो सोचती है, बोलती है, मीनिंग क्रिएट करती है, कल्चर और कम्युनिकेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। तो वो सिर्फ नेचर नहीं है, वो नेचर और कल्चर दोनों का पार्ट है। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मेरे मन में भी आ रहा है, वुमेन अपने डिवैल्यूएशन को एक्सेप्ट क्यों करती है? देखो, आयरोनिक पार्ट ये है कि वुमेन भी ये मानती है कि मेन ज्यादा कल्चरली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो भी कल्चर का पार्ट है, उन्होंने वही कल्चर वैल्यूज एब्सॉर्ब किए हैं। यहाँ पर भी एक कोट है जो शेरी बी ने बताया है, शी जॉइन्स द मेन इन द फेस्टिवल्स दैट सेलिब्रेट द सक्सेस एंड विक्ट्रीज ऑफ द मेल्स। आप समझे चीज को? समझने का कोशिश करना। देखो, अंदर से वुमेन भी ट्रांसेंडेंस चाहती है, सिर्फ लाइफ देना नहीं, उससे आगे बढ़ना भी। लेकिन बायोलॉजी ने उन्हें लाइफ के साइकिल से जोड़ दिया है, जैसे कि प्रेगनेंसी, बर्थ। उनके अंदर अर्ज तो है, लेकिन कल्चर उन्हें अलाउ नहीं करता उस लिमिट को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो अभी ये जो टर्म है वुमेन सीन एज क्लोजर टू नेचर, इसे हम और भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो, वुमेन साइकोलॉजिकल फंक्शंस जैसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ये माना जाता है कि वुमेन नेचर से ज्यादा करीब है। ऑब्वियसली आपको अब तक ये चीज समझ आ गया होगा। खुद वुमेन भी इस बात को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो अपने बॉडी और रोल को देखकर इस आइडिया से रिलेट करती है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एक कंपैरिजन के बारे में, मेन और वुमेन के बीच। देखो, वुमेन
नेचुरली क्रिएट करती है और मेन कल्चर के थ्रू क्रिएट करता है, जैसे टूल्स, इन्वेंशन, जो सब आर्टिफिशियल चीजें होता है। ठीक है, अभी देखो वुमेन का जो सोशल रोल है ना, वो उन्हें कन्फाइन करता है कुछ हद तक। ठीक है, देखो वुमेन्स बॉडी प्रोसेसेस जैसे लैक्टेशन उनकी सोशल मोबिलिटी को लिमिट करते हैं। इसी वजह से सोसाइटी में उन्हें स्पेसिफिक रोल्स दिए जाते हैं जो नेचर के करीब माने जाते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को एक नेचुरल बॉन्ड माना जाता है मदर और चाइल्ड के बीच। दूसरे फीडिंग मेथड्स को अननेचुरल या टेम्पररी सॉल्यूशन माना जाता है। कल्चरल सोच ये होती है मदर्स और बच्चे का साथ होना नेचुरल है। छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते, सेफ नहीं होते और उन्हें कांस्टेंट केयर चाहिए होती है। मदर ही नेचुरली चूज होती है क्योंकि वो बच्चे के साथ इमोशनली और फिजिकली कनेक्टेड होती है। इसी वजह से उसके एक्टिविटीज लिमिट हो जाते हैं बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग। ये बिलीव बन जाता है वुमेन का प्लेस घर में ही होता है। ये बात हमें बिलीव हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, चिल्ड्रन एज पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है, वुमेन का चिल्ड्रन के साथ कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट उन्हें नेचर से और ज्यादा जोड़ देता है। क्यों क्यों बच्चों को नेचर का पार्ट माना जाता है, मैं आपको बताता हूँ। इन्फेंट्स वॉक, टॉक नहीं कर सकते और अपना कंट्रोल नहीं रखते, एनिमल जैसे। ओल्डर किड्स भी फुली कल्चर्ड नहीं होते, रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जानते। कई कल्चर में ये सोच दिखती है। इनिशिएशन राइट्स स्पेशली फॉर बॉयज उन्हें नेचुरल स्टेट से कल्चरल में शिफ्ट करते हैं। हर जगह छोटे बच्चों के लिए प्रॉपर फ्यूनरल्स राइट्स नहीं होते क्योंकि वो फुली ह्यूमन नहीं माना जाते इन कल्चरल टर्म्स। तो एक आयरॉनिक बात है, जब बॉयज वुमेन के साथ टाइम बिताते हैं तो उन्हें क्लींस करना पड़ता है, पर असली डिफाइलमेंट शायद चिल्ड्रन के कॉन्टेक्ट से होती है जो और भी ज्यादा नेचुरल माने जाते हैं। ठीक है, तो अभी एक और टॉपिक की बात करते हैं, डोमेस्टिक वर्सेस पब्लिक स्फीयर कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आपको शायद लग रहा होगा इसमें बहुत सारा टॉपिक है। हाँ, इसमें बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली घूम फिर के बात एक ही है, बस बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। क्योंकि एक थीसिस है तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारा उसमें डालना पड़ेगा एविडेंस, इसलिए इतना सारा बात किया गया है उस एक पॉइंट को समझाने के लिए, जो कि हमारा टाइटल भी है। तो देखो कंटिन्यू करते हैं। हर कल्चर में डोमेस्टिक और पब्लिक को ऑपोजिट माना जाता है। डोमेस्टिक यानी घर, पब्लिक यानी सोसाइटी। इस आइडिया को डिटेल में किया गया है थिंकर्स जैसे रोजाल्डो और लेवी स्ट्रॉस ने। तो लेवी स्ट्रॉस का आर्गुमेंट क्या है? वो कहता है फैमिली एक बायोलॉजिकल यूनिट है, यानी नेचर का पार्ट। सोसाइटी एक सेट ऑफ अलायंसेस है जो कल्चर का पार्ट है, और मैरिज रूल्स जैसे एक्सोगेमी इंश्योर करता है कि फैमिली सिर्फ नेचुरल ना रहे बल्कि कल्चरल हो जाए। इससे ये प्रूव होता है कि कल्चर डोमिनेट्स नेचर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हाउ सोसाइटी डोमिनेट्स द डोमेस्टिक। ठीक है, चाहे किसी कल्चर में ये क्लियरली ना दिखाई दे, पब्लिक डोमेन हमेशा डोमिनेट करता है। इंडिविजुअल फैमिलीज को जोड़ते हैं रूल्स और अलायंसेस जो कल्चर का पार्ट होता है। ये अलायंसेस एक हायर लेवल फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं सोसाइटी। ठीक है, अभी देखो, वुमेन लिंक्ड टू द डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट आर सीन एज लोअर ऑर्डर कल्चर। देखो कल्चरल बिलीफ क्या कहती है, क्योंकि वुमेन ज्यादातर घर में रहती है ड्यू टू फैमिली रोल्स, उन्हें
लोअर लेवल सोशल एक्टिविटीज से जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, वुमेन का मतलब है फैमिली यानी लोअर, पर्टिकुलर और पर्सनल, और मेन का मतलब है बिटवीन फैमिलीज यानी हायर, यूनिवर्सल और सोशल। आप समझ रहे हो? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और की बातें करते हैं इसके बारे में। कल्चरल रीजनिंग। देखो, क्योंकि मेन नेचुरली चाइल्ड केयर नहीं करते, उन्हें ज्यादा सूटेबल माना जाता है ऐसे कामों के लिए जो घर के बाहर होते हैं, जैसे रिलीजियन, पॉलिटिक्स, रिचुअल्स, लॉ, आर्ट। ये सब एक फाइनर और हायर कल्चरल थिंग्स माने जाते हैं। बट वुमेन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर। जबकि वुमेन को क्लोज टू नेचर माना जाता है, ऑथर ये पॉइंट करता है वुमेन के घर के काम भी एक्चुअली कल्चर का हिस्सा होते हैं। एग्जाम्पल तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल देता हूँ, चाइल्ड सोशलाइजेशन। औरतें यानी वुमेन सिर्फ बच्चों को खाना नहीं खिलाती और साफ नहीं करती, वो उन्हें मैनर सिखाती है, वो उन्हें सोसाइटी का फुल मेंबर बनाती है। ये सब एक कल्चरल एक्टिविटी है। लेकिन लगभग सभी सोसाइटीज में जब बॉयज बड़े होते हैं तब मेन उनका सोशल ट्रेनिंग संभालते हैं। ठीक है, लड़के पूरे तरीके से ह्यूमन या कल्चरल तभी बनते हैं जब उन्हें मेन ट्रेन करते हैं। एग्जाम्पल स्कूल से देख लो आप। एग्जाम्पल, किंडरगार्टन में मोस्टली वुमेन टीचर्स होते हैं और यूनिवर्सिटी में मोस्टली मेन टीचर्स होते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, कुकिंग। ठीक है, कुकिंग ज्यादातर सोसाइटीज में वुमेन का काम माना जाता है क्योंकि वो घर में होती है बच्चे के साथ। प्रैक्टिकल रीजन है, घर में हो तो खाना बनाओ। लेकिन कुकिंग सिर्फ रोज का काम नहीं है, ये एक सिंबॉलिक एक्ट है। रॉ फूड को कुक बनाना नेचर टू कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो रॉ फूड को कुक बनाने का जो कनेक्शन है वो ही कनेक्शन है नेचर टू कल्चर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन का। ये लीवाई स्ट्रॉस का आइडिया था दोस्तों। मतलब देखो दोस्तों, वुमेन भी कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, लेकिन जब बात होती है फाइन कुकिंग यानी कुजीन, जैसे फ्रांस या चाइना में, ठीक है, तब हाई जो शेफ होते हैं वो मोस्टली मेन होते हैं। फिर वही पैटर्न जो हमने सोशल चाइल्ड सोशलाइजेशन में देखा, वही पैटर्न यहाँ पे भी होता है। वुमेन होता है बेसिक लेवल यानी बेसिक कुक्स, और मेन होता है हायर लेवल यानी शेफ जो फाइन कुजीन बनाता है। अच्छे समझ रहे हो आप ऑब्वियसली। तो आप सोच रहे हो, मैं भी सोच रहा हूँ, वेयर डू वुमेन स्टैंड। देखो, वुमेन एक बीच की पोजीशन में लगती है, नेचर से कनेक्टेड यानी घर, बेबी, एनिमल लाइक चिल्ड्रन, लेकिन कल्चर बिल्डिंग के काम भी करती है जैसे सोशलाइजेशन और कुकिंग। दोनों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया दोस्तों। तो देखो, वुमेन साइकी इज सीन एज क्लोजर टू नेचर। ठीक है, फिर से हम क्लोजर टू नेचर का बात करेंगे, लेकिन इस बार वुमेन्स साइकी का बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ बॉडी और सोशल रोल्स नहीं, लोग कहते हैं कि वुमेन का माइंड यानी साइकी भी अलग होता है। ये आइडिया कंट्रोवर्शियल है। ऑथर का कहना, हो सकता है साइकी अलग हो, लेकिन ये जन्म से नहीं होता, ये गर्ल की अपब्रिंगिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द फेमिनाइन साइकी? स्टडीज के अकॉर्डिंग, जो मोस्टली वेस्ट में की गई स्टडीज है, ठीक है, हम कुछ ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन साइकी के बारे में बात करते हैं। देखो, पहला है कॉन्क्रीट ओवर एब्स्ट्रैक्ट। वुमेन रियल लोगो, इमोशंस और सिचुएशन में डील करती है, और मेन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, थ्योरीज और कैटेगरीज में। ठीक है, फिर आता है सब्जेक्टिव ओवर ऑब्जेक्टिव। वुमेन चीजें पर्सनल, इमोशनल और इमीडिएट नजर से देखती है, पर मेन लॉजिकल, डिस्टेंट और स्ट्रक्चर तरीके से। ये स्टडीज वेस्ट में हुई है,
लेकिन मानी जाती है कि ये एक यूनिवर्सल पैटर्न दिखाती है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं हाउ जेंडर डिफरेंसेस फॉर्म। ठीक है, पहला पहला रीजन है फैमिली स्ट्रक्चर कॉजेस इट। लगभग सभी सोसाइटी में वुमेन छोटे बच्चों का ध्यान रखती है, वुमेन ही डॉटर्स की सोशलाइजेशन करती है। बट हाउ बॉयज आर सोशलाइज्ड? फर्स्ट स्टेज है बॉयज भी गर्ल्स की तरह शुरू में पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपनी मदर के साथ। मतलब वो मदर की पर्सनैलिटी, बिहेवियर, वैल्यूज और एटीट्यूड से जुड़ जाते हैं। फिर आता है शिफ्ट टू फादर। मैस्कुलिन बनने के लिए बॉय को अपनी आइडेंटिफिकेशन को मदर से हटाकर फादर की तरफ ले जाना पड़ता है। फिर आता है प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन। लेकिन देखो दोस्तों, समझना पड़ेगा आपको, इसमें फादर यूजुअली डिस्टेंट होता है, चाइल्ड केयर में इन्वॉल्व नहीं होता, काम पर होता है। इसीलिए बॉयज अपने फादर से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, वो सिर्फ एक पोजिशनल आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं। मतलब वो एक मेल रोल के आइडिया से जुड़ते हैं, ना कि फादर ऐसे पर्सन से। आप समझ रहे हो? आप इसे समझो, मतलब एक बच्चे का डायरेक्टली आपके अपने बाप से, अपने फादर से कनेक्शन नहीं होता, वो बस एक मेल कैसा होना चाहिए इस रोल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और फिर आता है रिजल्ट। बॉयज एक ऐसे वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर होते हैं जो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है और ज्यादा रूल बेस्ड या यूनिवर्सलिस्टिक होता है। ठीक है, लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट हाउ गर्ल्स आर सोशलाइज्ड। ठीक है, गर्ल्स अपनी मदर के साथ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बनाए रखती है। मदर प्रेजेंट होती है जब गर्ल्स यानी फीमेल्स होने का मतलब सीखती है। देखो, मदर प्रेजेंट होती है जब गर्ल्स फीमेल होने का मतलब सीखती है। मतलब जब उसको इस बात का एहसास होता है कि हाँ, मैं एक लड़की हूं। समझ रहे हो दोस्तों? लड़की होना एक समझना है कि आप एक अलग हो। रिजल्ट, गर्ल्स कोई एब्स्ट्रैक्ट रूल्स पर बेस्ड रोल नहीं सीखती, वो अपनी वुमेनहुड डेवलप करती है मदर के साथ इमोशनल रिलेशनशिप के थ्रू। और लेटर लाइफ की अगर बात करें तो ये पैटर्न एडल्टहुड तक चलता है। गर्ल एक ऐसे वुमेन के वर्ल्ड में ग्रो करती है जहां रिजिड रोल्स कम होते हैं, इमोशनल बॉन्ड्स जैसे मदर और चाइल्ड स्ट्रांग होते हैं, और ये साइकिल मदरहुड में भी रिपीट होती है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं? जो फेमिनिन पर्सनालिटी होती है, जो इमोशनल और रिलेशनशिप फोकस्ड होती है, वो नेचुरल या बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि सोशल और स्ट्रक्चरल रीजन की वजह से बनती है। ठीक है, तो देखो अभी हम बात करेंगे कल्चरल इंपैक्ट ऑफ फेमिनिन पर्सनालिटी। ठीक है, क्योंकि वुमेन पर्सनल, इमोशनल और डायरेक्ट रिलेशनशिप पे फोकस करती है, लोग उन्हें नेचर से ज्यादा क्लोज मानती है, यानी रॉ, इमोशनल और इमीडिएट, और कल्चर से दूर मानती है जो एब्स्ट्रैक्ट, स्ट्रक्चर और डिस्टेंट होता है। दूसरा, मेल पर्सनालिटी। मेन ज्यादा फोकस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट रोल्स में, कैटेगरीज और सिस्टम में, इसीलिए उन्हें ज्यादा कल्चरल माना जाता है। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पेपर। अगर आपको वीडियो समझ में आया और समझने में थोड़ा सा इजी हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा एक्सप्लेनेशन देते हुए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।